हेलो एवरीवन, श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट का यहाँ पे जो एफएलटी चल रही है हमारे संस्थान द्वारा आयोजित कराई जा रही है, तो उस एफएलटी का आज पहला एफएलटी है। इसके बारे में हम इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे हैं अपने टेस्ट सीरीज में, उन प्रश्नों को एक बार हम यहाँ पे पुनः देखेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा डाटा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एफएलटी फर्स्ट का डिस्कशन। यहाँ पे हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आई होप जब आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोग को जूमिंग में कोई दिक्कत ना आए, क्लियर रहे, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिजले के अनुसार, यहाँ पे रिजले की बात की जा रही है ना, रिजले के अनुसार मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति द्रविड़ मूल की नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संथाल, कोल, भील या फिर गोंड। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से जो सही आंसर है हमारा तो कौन सा है? संथाल। संथाल जनजाति जो है तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश की नहीं है। यह है संथाल जनजाति की अगर निवास के क्षेत्र की बात हम करें कि ये कहाँ पाई जाती है तो ये आप याद रखिएगा कि झारखंड साइड में। ठीक है, इसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। इसके अलावा जो आप ये तीन जनजाति देख रहे हैं, ये तीनों जनजाति कोल, भील और गोंड, ये तीनों जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रमुख जनजाति है। आपको पता है कि जो जनजातियों के मामले में है तो भारत में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पे जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में हम जब बात करते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है तो फिर भील जनजाति आती है। पहले स्थान पे सबसे बड़ी जनजाति जो होती है तो भील जनजाति है। इसके अलावा दूसरे स्थान पे गोंड जनजाति और तीसरे स्थान पे जो है तो कोल जनजाति आती है। हाँ, यहाँ पे हमने बात की कि ये संथाल इस प्रश्न का जो है तो ये नहीं है, और भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा गोंड जनजाति दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है और कोल जनजाति जो है तो तीसरी जनजाति है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अगर क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कौन से मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट आप जो देख रहे हैं इसमें आपको हमने बताया कि अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहली जनजाति कौन सी है तो फिर आप भील को लगाएंगे ठीक, और यदि दूसरी जनजाति के रूप में पूछा जाता है तो आप गोंड जनजाति को ठीक करेंगे। इसके अलावा यदि तीसरी जनजाति पूछी जाती है तो फिर आप कोल जनजाति के बारे में यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, प्रश्नों को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न किसी भी तरह से कैसे भी पूछे आप उसको प्रश्नों के हिसाब से सटीक उत्तर देंगे। ठीक है ना, अगर हम इनके निवास स्थान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भील जनजाति जो होती है तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवासरत होती है। स्पेशली जो ये आपका अलीराजपुर हो गया, धार हो गया, है ना, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं एरिया, ये मेनली जो है तो भील जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी होता है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया में कौन सी जनजाति निवास करती है तो भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, और अगर हम गोंड जनजाति की बात करते हैं निवास की दृष्टिकोण से तो गोंड जनजाति का जो निवास स्थल है वो मध्य क्षेत्र में होता है, मध्य में। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के मध्य वाले जो क्षेत्र है आपका गोंड, इधर आप बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी और इधर मध्य भारत के क्षेत्र में, ये इस एरिया में आपकी गोंड जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे कोल की हम बात करते हैं तो कोल का जो निवास स्थल है वो पूर्वी एरिया है। पूर्वी में स्पेशली जो है तो बघेलखंड में है, और बघेलखंड हो गया। और बघेलखंड के अलावा अगर स्पेशली रीवा की बात की जाए तो जब कभी जिले वाइज यदि कोल को आपको देखने को मिलेगा तो खास तौर पे आप रीवा को टिक करेंगे। ठीक है ना, रीवा संभाग में जो है तो मुख्यतः कोल जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है ना, ये यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने देख ली। एक चीज और है, अगर हम ये बात करें कि प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो प्रतिशत है तो 21% जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है ना,
और इसके अलावा अगर हम सिर्फ जनजातियों की बात करते हैं कि भील जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, तो 39%। कितना है? 39% जो है तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। दोनों में अंतर है। हमने जो आपको 21% बताया है वो ओवरऑल का बताया है, लेकिन और जो हम 39% बता रहे हैं वो भील जनजाति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब भी आप लोग ये वीडियो देखिए तो अगर कोई समस्या होती है, कुछ भी होता है, आपको डाउट लगता है, तो आप बड़े आराम से कमेंट करिएगा, आपको वहां पे जवाब मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में 2025 अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश में? तो अभी हमने पहले प्रश्न के डिस्कशन में ही थोड़ा सा ये बात कर ली थी हमने कि सबसे ज़्यादा जो एसटी की पॉपुलेशन है तो किस राज्य में है? वो हमारा मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, चूंकि अभी न्यू डाटा हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है न्यू जनगणना के हिसाब से, तो भले ही प्रश्न में आपको यहाँ पे वर्तमान 2025 ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा गया है ना, लेकिन इसका जो डाटा है तो ये अभी आपके 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है, जब तक कि नई जनगणना का अनुमान हमारे पास नहीं आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है ट्राइबल की, शेड्यूल ट्राइबल की, तो वो कहाँ पे होगी? मध्य प्रदेश में होगी। ठीक है। और कितने प्रतिशत है? तो 21% है। ये हमने आपको बता ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किसी विनिर्दिष्ट जनजाति को जनजातियों की सूची में शामिल या अपवर्जन करने की शक्ति निहित है? राष्ट्रपति में, संसद में, लोकसभा में या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग में? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद में। अब कैसे होगा? देखिए क्या होता है कि जब हम प्रश्न देखते हैं तो प्रश्नों की जो शब्दावली होती है ना, वो हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत इजी समझ में आ जा रहा हो, वह उसके बारे में उन्होंने पहले भी पढ़ रखा हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये ऐसा लग रहा होगा कि विनिर्दिष्ट क्या हो गया, ये अपवर्जन क्या हो गया है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपका ये प्रश्न सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि किसी भी ट्राइबल को जोड़ने और हटाने की शक्ति जो होती है वो किस में है? तो ये किसी भी ट्राइबल को जोड़ने और हटाने की शक्ति जो होती है तो संसद के पास होती है। ठीक है। अब देखिए, और एक चीज ये है कि कौन अनुसूचित जनजाति है, कौन नहीं है, तो ये निर्धारण कौन करता है? ये पावर किसके पास है? तो ये सूची में वर्णित करने का जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है ना। और लेकिन जोड़ना और हटाना ये संसद के पास है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 342 की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 342 के मुताबिक जो है तो आम सूचना जारी करके और अनुसूचित जनजाति को सूची में रखा जाता है। ठीक है ना। तो उसे अगर सूची में रखा जाता है शेड्यूल ट्राइब के, तो फिर आर्टिकल 342 में ये बात कही गई है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 366 है ना, यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 366 का 25, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के गठन की बात की गई है ना। तो एसटी शेड्यूल टाइप के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्टिकल 366 25 में इसके गठन की बात की गई है। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हैं कि शेड्यूल टाइप को जो लोकसभा में है, तो लोकसभा में कितनी सीटें दी गई हैं? तो लोकसभा में 47 सीटें हैं, 47 सीटें हैं। और इसके अलावा लोकसभा के अलावा विधानसभा में जब हम नहीं, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, शेड्यूल ट्राइब की बात आई है यहाँ पे, एसटी की बात हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एससी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि लोकसभा में 47 सीटें जो है तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और जो 35 सीटें हैं वो एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है ना। तो लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रखी गई हैं और 35 सीटें जो है तो शेड्यूल कास्ट के लिए है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा।
क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावी कार्यों में शामिल है। कौन कौन सा शामिल है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ कूट भी दिए हुए हैं, तो उस कूट के माध्यम से अपने आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है टेक्स्ट को स्पीच में बदलना, दूसरा है स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, तीसरा है हमारा सृजन क्षमता से कविताएं लिखना, और चौथा है विद्युत की खपत करना। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये देखते हैं क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, ये चारों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है वो बिल्कुल सही है। और 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेटमेंट हमें कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। देखिए जैसे ये कह रहा है ना कि टेक्स्ट को स्पीच में बदलना, मान लीजिए जैसे आप लोग दिन भर यूज कर रहे हैं, आप जेमिनी से, एलेक्सा से कुछ भी पूछ रहे हैं, आप जब बोलते हैं और आपको टेक्स्ट से बोलते हैं और आपको उसका जवाब साउंड में मिलता है। मान लीजिए कोई वीडियो आपने सर्च किया या कोई मैटर आपने सर्च किया, आप बोलते हैं और वो उसका जवाब आपको साउंड में देता है, कोई वीडियो प्ले कर देता है ना, तो ये क्या हो गया? टेक्स्ट टू स्पीच में बदलना। इसी प्रकार से स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, मान लीजिए आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना टाइम बचाते हुए आप टाइप ना करके बल्कि उसके माइक का यूज़ करते हैं और उसमें आप कुछ बोलते जाते हैं और उसमें वो लिखित रूप से आपकी जो आप बोलना चाह रहे हैं वो लिखता जाता है। तो ये हो गया है स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, यानी आप बोलते हैं और वो जो है तो लिखित रूप से आपको दे रहा है और आप सामने वाले को मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा गया है। और सृजन क्षमता से कविताएं लिखना, तो बिल्कुल आप कुछ भी पूछिए वो बिल्कुल आपका जवाब देगा, तो कविताएं लिखना भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि विद्युत की खपत कम करना, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली का बहुत ज़्यादा खपत हो रही है बिजली की। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ जिस प्रश्नों में ज़्यादा ज़रूरत है वह मैं आपको सभी बताने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए डेटा साइंस के घटकों में शामिल है, कौन कौन सा शामिल है? डोमेन विशेषता, सांख्यिकी, डेटा अभियांत्रिकी, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा इसमें? आपने देखा ही होगा कि ये सभी, ये डेटा साइंस के घटक हैं, शामिल हैं इसमें आपका डोमेन भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, डाटा इंजीनियरिंग है। तो इसको आपको इस प्रश्न को एज इट इज पूरा रट लेना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल सही हैं इस पे। और कॉन्सेप्चुअल क्लास इसकी अभी आप ले भी रहे होंगे, है ना, तो आप जब पढ़ भी रहे हैं तो आप और डीप से इसको समझ भी पा रहे हैं। इसमें फिलहाल अभी जैसा ज़्यादा कुछ बताने, मतलब फिर अगर शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्लास में आप ऑलरेडी मैनेज कर भी रहे होंगे। चलिए, तो इसको आपको ये सारी चीज़ें इस पर याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एआई, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में डीप लर्निंग प्रेरित है। डीप लर्निंग प्रेरित है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? मानव बुद्धि के सूचना फिल्टर से, मशीनी संचालन से, बुद्धि ह्रास से, या फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली से। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिया गया पहला ऑप्शन जो है मानव बुद्धि के सूचना फिल्टर से, यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इस प्रश्न को आप एज इट इज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, क्योंकि देखिए यूनिट 9 ये जब आईटी की बात आती है और आप ये एआई वगैरह पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी शब्दावलियां ही आपको टफ लगती होंगी, है ना। तो देखिए जितना टाइम आपके पास है तो क्लास के साथ साथ आप कुछ चीज़ों में अगर जहां आपको नहीं ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है, तो यकीन मानिए कि जब ये प्रश्न आपको दिखेंगे तो ये इन्हीं शब्दावलियों के साथ और ऐसे दिखेंगे। तो कम से कम जिस प्रश्नों को आप फेस कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसकी शब्दावली आप देख लीजिए, डीप लर्निंग की बात कर रहा है, एआई के क्षेत्र में बात की जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सुपर कंप्यूटर में होती है ना। तो क्या होता है सुपर कंप्यूटर में? सामान्य गणना होती है, एडवांस कंप्यूटिंग होती है, या फिर कंप्यूटिंग होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में जब हम देखते हैं और सुपर कंप्यूटर की बात की जाती है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो एडवांस कंप्यूटिंग इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर के क्षेत्र में आर का उपयोग नहीं है। यहाँ पे आर का उपयोग नहीं है तो क्या नहीं है? डेटा विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन, पाई चार्ट बनाना या फिर डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से? इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 9 हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चर्चित ग्रोक एआई, चर्चित ग्रोक एआई का विकास किसने किया? एलन मस्क ने, एलन ट्यूरिंग ने, जॉन तुके या फिर जैक डर्सी। तो किसने किया है भाई? यहाँ पे आपका जो चर्चित ग्रोक एआई की बात की जा रही है, इसका विकास एलन मस्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए एलन मस्क ने, इसके अलावा एलन मस्क और चीज़ों के भी संस्थापक हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो पहले ट्विटर था, है ना, उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है और अब वो उसके जो हेड हैं वो कौन है? एलन मस्क जी ही है। ठीक है ना, ये अब उन्हीं के नियंत्रण में आ गया है। इसके अलावा इनकी जो और कंपनियां हैं जैसे Zip2 है और X.com है, स्पेस एक्स है, टेस्ला की हम बात करें तो टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे टेस्ला, ट्विटर और ये आपका ग्रोक एआई, इन सब में किसका योगदान है इनको लाने में? तो एलन मस्क का योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आवश्यक है? IPv2, IPv4, IPv6 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? इसमें से आपका ऑप्शन सी, IPv6 सही होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के अंतर्गत किस रूप में पुरस्कृत किया गया है? रनर के रूप में, लीडर के रूप में, बैक फुट या फिर फ्रंट फुट के रूप में। तो किस रूप में इसको जो है तो अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, एक लीडर के रूप में। और किस सन की बात की जा रही है? तो 2024 की। आपको वर्ष भी याद रखना है। हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए और इसमें बात की जाए कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जो हाल ही में लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिया गया है, तो किस वर्ष का दिया गया है? 2023 का, 2024 का या 2025 का? तो कंफ्यूजन तो ऐसे भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपको 2024 भी याद रखना है। ठीक है ना, और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार से संबंधित है। यहाँ पे इतनी बात याद रखना है आपको। अच्छा, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर उद्देश्य की बात करते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा, कैसा किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? तो राज्यों की जो स्टार्टअप नीति है ना, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग को, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र पे और बढ़िया बेहतर तरीके से काम हो, इसके लिए जो है तो यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहीं पे हम एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप की बात हो रही है तो हम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है एमपी के संदर्भ में। तो ये हम बात करें कि कब लाई गई, तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है तो 13 मई 2022 को लाई गई। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब प्रश्न देखते हैं तो प्रश्नों के पैटर्न में आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें से उसको डेट सहित आपको उसको बताना होता है ना। तो ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कब लाई गई? तो 13 मई 2022 को लाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी का कितना अपशिष्ट पीथमपुर में विनिष्ट किया गया?
733 मीट्रिक टन, 373 मीट्रिक टन, 337 मीट्रिक टन या फिर 120 मीट्रिक टन। तो कितना किया गया है यहाँ पे? तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 337 मीट्रिक टन कचरा जो है तो पीथमपुर में विनिर्दिष्ट किया हो गया। पिछले महीनों में आपने देखा होगा, जब आपने करंट पढ़ा होगा, कि ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ था और भोपाल गैस त्रासदी का जो मलबा था, जो कचरा था, उसको पीथमपुर में लाने की यहाँ पे बात की जा रही थी और उसके विरोध में कई सारे लोगों ने उसका मतलब अपना गुस्सा जताया था कि भाई अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे भी हमें समस्याएं होंगी। ठीक है ना। अब पीथमपुर कहाँ है? अगर जिले की बात करें तो पीथमपुर किस जिले में आएगा? तो पीथमपुर सबसे पहली बात धार जिले में आएगा। ठीक है ना। और कितना कचरा यहाँ पे लाया गया? तो 337 मीट्रिक टन हो गया। ठीक है ना। नो डाउट आप इस घटना से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चूँकि बहुत बड़ी घटना है ये, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना हुई थी वह है 2-3 दिसंबर की रात जो है तो 1984 में यह घटना हुई थी। और यहाँ पे जो फैक्ट्री थी वहाँ से मिथाइल आइसोसाइड साइनेट है ना, इस गैस के रिसाव से जो है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, है ना, जिससे बहुत सारी समस्याएं हुई थी। तो सबसे पहली बात यहाँ आपके कितने काम की चीज़ है? कब? तो कब हुआ? 2-3 दिसंबर की रात 1984। ये ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़, हाँ, मान लीजिए कभी प्रश्न, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट में भी आपको हाल ही में देखना पड़ा, तो ये भी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना कि जब 1984 में ये घटना हुई तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम, और राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की, तो कौन रहे होंगे? ये भी तो होगा ना। तो देखिए अगर हम सीएम की बात करते हैं तो उस समय जो मध्य प्रदेश के सीएम थे वह कौन थे? अर्जुन सिंह थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो केएम चांडी। केएम चांडी गवर्नर थे। ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये घटना चर्चे में रही है तो हम इसके सारे बिंदुओं को देखेंगे कि प्रश्न अगर इससे बन सकता है तो कितना प्रश्न बनेगा कि ये घटना कब हुई, क्यों हुई, तो कौन सी गैस उससे रिसाव हुई, और कौन उस टाइम पे सीएम थे, कौन समय राज्यपाल थे। ठीक है ना। इसके अलावा जब ये घटना हुई भोपाल गैस त्रासदी, है ना, 1984 में ये घटना हुई और ठीक इसके एक साल बाद 1985 में एक मंत्रालय का गठन हुआ। 1985 में एक मंत्रालय का गठन हुआ। कौन सा मंत्रालय हुआ वो? तो उस मंत्रालय का नाम था राहत एवं पुनर्वास विभाग। पूरा क्या नाम है इसका? भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग। ठीक है ना। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, इस नाम का एक मंत्रालय गठित किया गया और ये मंत्रालय 1985 में गठित हुआ। अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इसका प्रभार किसके पास है और कौन से मंत्री इसको देख रहे हैं, कौन इसके हेड हैं, तो श्री विश्वास सारंग जी हैं। ठीक है ना। वर्तमान मंत्री प्रभारी मंत्री कौन है? तो श्री विश्वास सारंग जी हैं। यहाँ जितने एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जितना एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और जिनको आता होगा तो उनका एक बार फिर से रिवीजन हो गया, है ना। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अप्रैल 2025 में श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री एस जयशंकर, श्रीमती निर्मला सीतारमण।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रैल 2025 में श्रीलंका मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। और यह पुरस्कार श्रीलंकाई सरकार की तरफ से पहले भारतीय को दिया गया है। मोदी जी पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिसे श्रीलंका का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और ये पुरस्कार क्यों प्राप्त हुआ है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच जो अच्छे संबंध है, अच्छे संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में श्रीलंका में भी जो है तो तख्ता पलट आपको देखने को मिला था। वैसे अब ये घटना पुरानी तो हो गई, लेकिन अगर हम श्रीलंका में तख्ता पलट की बात करते हैं तो वो कब हुआ था, 2022 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान, एक राष्ट्रपति भी आपको जानना ज़रूरी है और प्रधानमंत्री भी जानना ज़रूरी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कौन है इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं तो अनुरा कुमारा दिसानायके। कौन है, राष्ट्रपति की बात करें हम तो अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमरासूर्या, श्री हरिनी अमरा सूर्या। हो सकता है मेरा जो लिखने का तरीका है वो सिस्टमैटिक ना हो, लेकिन मैं बोल भी रही हूँ तो आप उसको भी सुन के लिखते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। मध्य प्रदेश में 2024-25 में 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में कितने प्रतिशत आबादी है, 95%, 60%, 52% या फिर 59%। तो कितने प्रतिशत है यहाँ पे जो हमारा है तो 59% है, ये बिल्कुल सही है। इसको आपको ऐसे ही रट लेना है, ठीक है ना। हाँ, ईयर जरूर आपको देखना है, जैसा कि मैं बार बार बात कर रही हूँ, है ना, कि ईयर कौन सा पूछ रहा है। तो ईयर आपको याद रखना है कि 2024 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर अब 15 है हमारा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, 2035, 2047, 2050 या फिर 2040। तो कब का लक्ष्य रखा गया है इसमें, तो 2047 तक ही रखा गया है, वो भी मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। पहला प्रश्न इससे जो बन सकता था वो यही जो आप देख रहे हैं, है ना। और दूसरा 2047 तक किस सरकार के द्वारा बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका जवाब आपका जो है मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2025 का जो मध्य प्रदेश का भी बजट आया तो हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वह कब पेश किया गया, तो 12 मार्च 2025 में पेश किया। कौन है इस समय वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी हैं, जगदीश देवड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष देखें, वित्त वर्ष के रूप में क्या है, तो कितना है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम होता है वह क्या का होता है, मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, जबलपुर, धार, मंडला या फिर डिंडोरी। ये अभी करंट में चर्चा में रहा है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धार में, है ना।
2025 में अभी ये डायनासोर जीवाश्म केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आपने देखा होगा कि डायनासोर के नाम से मध्य प्रदेश में पहले ही, अगर हम उद्यान की बात करें कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, धार में ही पहले से ही स्थापित है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। ठीक है, और ये उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। वहीं पे अब डायनासोर के जीवाश्म केंद्र की स्थापना की बात की जा रही थी, यह वर्तमान में चर्चे में रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग है ना। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य में एसडीजी लक्ष्यों में 2023-24 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, गरीबी निवारण 67, गुणवत्ता युक्त शिक्षा 49, जलवायु परिवर्तन 39 या फिर स्थल पर जीवन 19। यहाँ पे रैंकिंग दी गई है और एसडीजी दी गई है कि किस रैंकिंग का कौन सा स्कोर जो है तो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन है ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। इसके अलावा गरीबी निवारण का जो 67 पॉइंट स्कोर है ये बिल्कुल सही है, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा 49 ये भी सही है, और स्थल पर जो जीवन है वह उसका स्कोर 90 है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न के अनुसार आपने जो सुमेलित नहीं है उसको देख लिया है। इसके साथ साथ अगर यह भी पूछता है कि कौन सा सुमेलित है और उनमें से अगर आपको प्रश्न में गरीबी निवारण दिखता है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात की जाती है या फिर स्थल पर जीवन की बात की जा रही है, तो ये सभी मिलान बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 950, 955, 966 या फिर 932। तो कितना है यहाँ पे, तो 955 है। अच्छा, प्रश्न समझ में आया कि कोई डाउट लगेगा? हो सकता है जन्म के समय लिंगानुपात पूछ लिया, पूरी ऐसा लग रहा होगा प्रश्न पढ़ने के बाद कि कंप्लीट बात नहीं की जा रही है ना। तो देखिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, कब आई है, हाल ही में, जो उसकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2019-20 में आई है। ये नवीनतम डाटा है 19 की। तो इसकी 21 की देखें तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसके अनुसार यह बात की गई है कि प्रति हजार लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है ना। तो जब लिंगानुपात की बात आती है तो लिंगानुपात में जब हमें कंपेयर करना पड़ेगा तब वो हमें पता चलेगा, है ना। तो प्रति हजार जो यदि लड़के जन्म ले रहे हैं उन पे कितनी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 90-55 है। अगर आपको 90-55 ऑप्शन में नहीं दिखे और 90-56 दिखता है तो आप इसको टिक कर देंगे और ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डाटा यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, यहाँ पे जन्म के समय की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों में कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुषों में, तो प्रति हजार पुरुषों में कितना है, 931 है। ठीक है, 931 है, ये आपका सही है। अच्छा, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के समान है, तो कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो रीवा जिले का जो लिंगानुपात है वह मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के ही बराबर है, 931 है ना, 931 है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोरकू जनजाति की उप जनजाति है? बोडोयो, नहाला, मेवाशा या मेवाशी आपको देखने को मिलेगा, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं यह सभी कोरकू जनजाति की उप जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये उपर्युक्त आपका सही है। इसके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं। मेवास को जो हमने मेवास दिखेगा या मवासी भी आपको देखने को मिलेगा, ये मेवास की जगह मवासी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी किसकी उपजाति है? कोरकू की उपजाति है ना। और अच्छा, कोरकू जनजाति की यहाँ पे इसके पहले हम थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं। इसकी कुछ उपजातियां हैं, जैसे बावरिया है, बावरिया, बैतूल। अच्छा, इनका निवास स्थान भी जब हम देखते हैं ना, तो इसका निवास स्थान डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो जो बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर है, तो इन जिलों के आसपास, इन जिलों में ही इनका निवास स्थान होता है। और कोरकू जनजाति की जब बात हो और किसी एक जिले का कभी चुनाव करना हो तो आप कोरकू को बैतूल जिले को टिक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बुरहानपुर है, खंडवा है, यहाँ पे भी कोरकू जनजातियों का निवास स्थान होता है। वहीं पे अगर हम जैसे बात किया हमने बावरिया की, तो बावरिया जो है तो बैतूल में है। इसी प्रकार से इनकी उपजाति है बंदोरिया, और बंदोरिया कहाँ देखी जाती है? पचमढ़ी, ठीक है ना। बावरिया बैतूल में है, बंदोरिया पचमढ़ी में है। और इसके अलावा एक है दुलारिया, तो दुलारिया कहाँ है? दुलारिया हरदा जिले में। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रश्नों पहले भी देखे गए हैं, पूछे गए हैं। हाँ, ये है कि प्रश्न सेम ना पूछ करके उस प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है वो दूसरे तरीके से हो, तो आप स्पेशली उपजाति के साथ पार्टिकुलर अगर उनका निवास स्थान जिले वाइज पूछता है, तो बावरिया जो कोरकू जनजाति की उपजाति है उसका संबंध बैतूल से है, बंदोरिया का संबंध पचमढ़ी से, और दुलारिया जो है तो हरदा जिले से है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज और है, कोरकू जनजाति जो है तो मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी जनजाति है। हमने 3 बड़ी जनजातियों की चर्चा कर ली थी, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे स्थान पे गोंड है, तीसरे स्थान पे कोल है, और चौथे स्थान पे जो है तो कोरकू है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोरकू जिले से कोरकू जनजाति की जब हम बात करते हैं, और अगर ऐसा आपको प्रश्न देखने को मिले कि इनका पैतृक स्थान क्या है, निवास स्थान क्या है, तो इसमें आपको देखना है, और आपको सांवलीगढ़ है ना, पैतृक स्थान की बात अगर हम इस जनजाति करें तो पैतृक स्थान की बात जब हम करते हैं तो सांवलीगढ़ या भैरवगढ़, ये इनका मूल रूप से पैतृक स्थान है। अच्छा, ये स्थान कहाँ है आपका, सांवलीगढ़ और भैरवगढ़? तो ये आपको बैतूल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। पैतृक स्थान इनका सांवलीगढ़ जो है तो ये कहाँ मिलता है? ये आपको बैतूल जिले के पास मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इतनी जरूरी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा प्रश्न नंबर है 20, है ना, 20। चलिए भगोरिया हाट की बात कर लें। अब भगोरिया हाट का आयोजन किस जिले में नहीं होता है? देखिए, एक चीज़ मैं और आप लोग को बताना चाहूँगी, कभी कभी जल्दीबाजी में 2 चीज़ें होती हैं जब पेपर हमारे हाथ में आता है। या तो हम पेपर देख के थोड़ा सा निराश होते हैं, या तो पेपर देख के हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो है तो मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसी गलती पहले भी की होगी, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है कि भगोरिया हाट का आयोजन किस जिले में नहीं है। जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ते हैं और वहाँ पे नहीं है, असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, ऐसा हो तो पहले वहाँ थोड़ा सा आप ऐसे दिमाग में पढ़ लीजिए कि अच्छा हाँ, क्योंकि क्या होता है
खुशी के मारा, या पता चला आपको बहुत अच्छे से पता है कि अरे झाबुआ में है, धार में है, हर जगह है, तो आप जल्दी से उसको टिक कर दो कि अच्छा हाँ ये ठीक है, और बनता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से जिले में नहीं है। धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, सागर है। तो देखिए यहाँ जो सही ऑप्शन दिया है वो धार है। तो धार जिले में भगोरिया हाट का आयोजन नहीं होता है। इसके अलावा धार, अलीराजपुर और झाबुआ ये ट्राइबल एरिया है। अगर आप ये भी पढ़े हैं कि ट्राइबल एरिया कौन कौन सी है, मतलब स्पेशली किस क्षेत्र में है, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप इसको रिजेक्शन मेथड से करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से आप इसको सही कर सकते हैं कि नहीं है, कौन सा नहीं होगा, सागर नहीं होगा। ये तीनों जिले आसपास हैं और इस जिले में ट्राइबल जनजाति ज़्यादा संख्या में निवास करती है, ठीक है ना। भगोरिया हाट जो है तो एक महत्वपूर्ण उत्सव है, बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है ये। अब देखिए, और ये किस जनजाति से संबंधित है, तो वही भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया हाट का संबंध भील जनजाति से है, ठीक है ना। भील, भिलाला, पटेलिया ये जनजातियां जो होती हैं तो भगोरिया हाट को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा, कब करती हैं, क्या कोई खास दिन होता है या कोई खास समय पे, दिवाली में, होली में, दशहरे में, तो कब ये भगोरिया हाट का आयोजन होता है? तो इस भगोरिया हाट का आयोजन जो होता है तो होली के 7 दिन पहले से, ठीक है ना। ये जो मैं लिख रही हूं ना, कब, किसके द्वारा, भील, भिलाला, पटेलिया। मान लीजिए भील ना मिले, भिलाला मिले, भिलाला मिला आपको, भिलाला ना मिल के आपको पटेलिया मिले, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही मानना है ये इसकी ही उपजातियां हैं, है ना। भील, भिलाला, पटेलिया इन जनजातियों के द्वारा जो है तो भगोरिया हाट को बड़े ही अच्छे से हंसी खुशी के साथ इसका भव्य तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और कब किया जाता है, तो होली के 7 दिन पहले, यानी देखिए या तो होली के 7 दिन पहले करें या 1 सप्ताह कहे, बात तो एक ही है ना। तो प्रश्न की बनने की जो गुंजाइश है जितना ज़्यादा हो सकती है, यहाँ आप देख लीजिए 1 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले, किसके द्वारा। हाँ, अब मान लीजिए ये तो जनजाति हमने आपको बता दी, आपको पता भी हो गया। अगर क्षेत्र वाइज पूछता है कि भगोरिया हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, मालवा क्षेत्र में होता है, बघेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में होता है, या फिर निमाड़ क्षेत्र में होता है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया है और पश्चिमी एरिया में आप देखते हैं कि मालवा बेल्ट में ये इनका निवास स्थान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुकुर, मुत्तो, या मतलब मशरूम जिसको आप कहते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है। मशरूम की ही बात हम यहाँ पर करेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। मशरूम का संचयन कर उनको बेचकर जीवन यापन करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? 4 जनजातियां यहाँ पे दी गई हैं, बैगा, सहरिया, अगरिया या फिर भारिया। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें आपकी जो प्रमुख जनजाति होगी जो मशरूम का संचयन करती है, उसको उगाती है और उसको बेच के अपना जीवन यापन करती है, तो वो जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति जो है तो स्पेशली मशरूम का उत्पादन करती है, उसमें अपना योगदान देती है और उनके जीवन यापन में एक महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है, ठीक है। ये बैगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए बैगा, भारिया, सहरिया तीनों जनजातियां आपको देखने को मिल रही है। बैगा, भारिया और सहरिया, इसका नाम मैं क्यों ले रही हूँ? वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विशेष पिछड़ी जनजाति की बात की जाती है, विशेष पिछड़ी जनजाति, तो जब विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है तो किसे दिया गया है? बैगा, भारिया, सहारिया। ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, आहार अनुदान योजना, ठीक है। तो आहार अनुदान योजना जो है वह इन्हीं तीनों पिछड़ी जनजातियों से संबंधित है और इन्हें प्रति माह जो है तो
कितनी राशि इन्हें दी जाती है इस आहार अनुदान योजना के तहत? तो इन्हें प्रति माह जो है तो 1500 रुपये राशि दी जाती है, ताकि इनके जो समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, कुपोषण की समस्या खास तौर पे सहरिया जनजाति में देखी जाती है। और सहरिया जनजाति का जो निवास स्थल है वह हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, इतनी बातें आपको याद रखनी है। भारिया जनजाति आपने देखा कि भारिया जनजाति की भी थोड़ा निवास स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है तो छिंदवाड़ा के पातालकोट पे इनका निवास स्थल होता है ना। और बैगा आपका मंडला, डिंडोरी, थोड़ा सा बालाघाट, इधर वाले क्षेत्र में ये बैगा जनजातियों का निवास स्थान होता है मूल रूप से। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया ना हमारा। हमने कहाँ तक बात कर ली? हमने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब हम 22 को बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवसा किस माह में मनाया जाता है? आषाढ़, श्रावण, जेठ, ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन बी सावन या ऑप्शन बी कार्तिक। तो किस माह में मनाया जाता है यहाँ पे? तो ये जो जनजातीय त्योहार दिवसा है यह आपका आषाढ़ सावन के समय पे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो आषाढ़ और सावन के टाइम पे जनजातीय त्योहार दिवसा मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पिथौरा चित्रकला। पिथौरा भी आपको देखने को मिलता है कि पिथौरा चित्रकला में प्रतिनिधि पशु है कौन सा है? घोड़ा है, हाथी है, गाय है या फिर शेर है? तो घोड़ा होगा। ठीक है ना, पिथौरा चित्रकारी जो भील जनजाति के द्वारा की जाती है तो उसका जो केंद्र प्रतिनिधि का यहाँ पे क्या होता है? सेंटर की बात की जाती है। अगर केंद्र में वो किसको प्रतिनिधि के रूप में रखते हैं तो घोड़े को रखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये पिथौरा चित्रकारी जो लोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको लखिंद्रा कहा जाता है। लखिंद्रा, ये भी आप याद रखिएगा, नोट करिएगा कि जो लोग ये चित्रकारी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको लखिंद्रा कहते हैं। जो लोग ये बनाते हैं ना तो चित्रकला, तो उनको बनाने वाले को लखिंद्रा कहते हैं। लखिंद्रा का अर्थ क्या होता है? लखिंद्रा का अर्थ होता है लिखने वाला या चित्रकार। ठीक है ना, उसको लखिंद्रा कहते हैं। ठीक है, और हमने बात की कि ये चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला जो है तो किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, और भील जनजाति में, अच्छा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कभी आपको देखने को मिले या प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिले कि भील कर्मा नृत्य, भील कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मान लीजिए मिला तो आपके दिमाग में आएगा कि भील है तो जाहिर सी बात है वो भील ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। भील कर्मा नृत्य अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बैगा को लगाएंगे। ये बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य है भील कर्मा नृत्य। इसी प्रकार से भील है और गोड़ी कर्मा नृत्य भी होगा। तो भील और गोड़ी कर्मा नृत्य जब आपको मिलेगा तो ये गोड़ और भील से संबंधित ना हो करके ये दोनों नृत्य जो है तो बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे को दिमाग में आ रही है कि द बैगा पुस्तक किसने लिखी है? तो द बैगा पुस्तक जो है तो वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। वेरियर एल्विन के द्वारा द बैगा पुस्तक लिखी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे हम इतना ही करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 है सैला नृत्य। सैला नृत्य की बात करते हैं यहाँ पे कि सैला नृत्य करने वाली जनजातियां कौन सी हैं? गोंड है, कोल है, पनिका है या फिर सभी है? तो कौन सी होगी यहाँ पे? सैला नृत्य संबंध है किस जनजाति से संबंधित है? तो सैला नृत्य जो है तो आपका गोंड, कोल, पनिका सॉरी इन सभी से संबंधित है। ठीक है ना, गोंड, कोल, पनिका ये सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? 2025 की बात की जा रही है। तो इंदौर में हुआ, भोपाल में, उज्जैन में या फिर ग्वालियर में हुआ? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हुआ वह कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है, भोपाल में हुआ है। क्लास में हमने इससे संबंधित पूरा, हमने इसके पूरी सभी डायमेंशन की बात की थी, पूरी डिटेल में हमने इसको पढ़ा था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को, है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। और ये कब हुआ था? तो ये फरवरी में हुआ था, 20-25 फरवरी के बीच में 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ था। और कौन से क्रम का था? तो 8वें क्रम का था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जितनी समितियां हुई हैं वो सभी कहाँ हुई हैं? इंदौर में होती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे भोपाल शहर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, जो कि फरवरी में हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको पता ही होगा कि उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है। इसके लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट में 2000 करोड़ रुपए, ये आपके लिए नया है और इम्पोर्टेंट है। बजट में 2000 करोड़ रुपए जो है तो राशि आवंटित की गई है। किसके लिए? उज्जैन में जो सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में लगने वाला है। और 2028 में आप जानते हैं कि सिंहस्थ महाकुंभ जो है तो प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि मार्च 2025, है ना, मार्च 2025 में फिल्म फेयर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 68वां, 69वां, 70वां या 71वां? तो कौन सा होगा, कौन सा हुआ है? तो मार्च 2025 में 70वां हुआ है ना, फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है 70वें क्रम का। क्रम भी कुछ कुछ प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो कब हुआ और उनका कौन सा संस्करण हुआ, ये प्रश्न आपका उन्हीं में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत वंश कहा गया है? सूपिया अभिलेख रीवा, तुमैन अभिलेख अशोकनगर, काकनाद अभिलेख सांची या एरण अभिलेख सागर में? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा गुप्त वंश से घटोत्कच वंश है सूपिया। ठीक है, देखिए घटोत्कच जो है तो गुप्त वंश के जो है तो गुप्त वंश के शासक हैं, उसी से संबंधित है। और इनसे संबंधित जो अभिलेख पाया गया है वह सूपिया अभिलेख है। और सूपिया अभिलेख कहाँ से पाया गया है? रीवा में पाया गया है। ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है इनको हम देख लें कि तुमैन अभिलेख, तो तुमैन अभिलेख कहाँ से मिला है? गुना से मिला है। अगर कभी ऑप्शन में गुना ना हो, सॉरी अशोकनगर ना हो, तो फिर आप गुना को टिक करेंगे। ठीक है ना। तुमैन अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जैसे इसमें एक बात कही गई है कि राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो क्या कहा गया है काकनाद में? राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। आप लोग मेरी लिखावट में मत जाइएगा, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, क्योंकि मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो आप उसको नोट करिएगा। ठीक है ना।
क्या कहा गया है तुमैन अभिलेख में? राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है ना। यहां पे कुमारगुप्त से संबंधित भी एक बात कही गई है। तुमैन अभिलेख अगर किस शासक के बारे में बात करता है तो आप यहाँ पे कुमारगुप्त को देखेंगे कि कुमारगुप्त को जो है तो आरंभ का सूर्य भी कहा गया है। इसमें आरंभ का सूर्य, और किसमें क्या कहा गया है ऐसा नहीं भी याद है तो आप अगर तुमैन अभिलेख की बात आएगी तो आपको इतना तो दिमाग में रहेगा ना कि गुप्त शासक जो है तो ये कुमारगुप्त को इसमें जो है तो कुमारगुप्त के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण अभिलेख ये भी है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एरड़ अभिलेख जो है तो मध्य प्रदेश के सागर जिले से मिला हुआ है। और एरड़ अभिलेख जो है तो पहली बार इसमें सती प्रथा का उल्लेख की जानकारी इसमें मिलती है। अच्छा, इस एरड़ अभिलेख को बात किया जाए कि किसके द्वारा लिखा गया तो भानुगुप्त के द्वारा। भानुगुप्त के टाइम पीरियड पे जो है तो इस सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इंदौर स्थित राजवाड़ा पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? देवी अहिल्याबाई जी की नगरी है, इंदौर को कहा जाता है ना। तो यहाँ पे इंदौर स्थित राजवाड़ा पैलेस का जो निर्माण है देवी अहिल्याबाई, शिवाजीराव होलकर, मल्हारराव होलकर या तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। राजवाड़ा पैलेस का निर्माण मल्हारराव होलकर ने किया था। और देवी यहाँ पे अहिल्याबाई जी की बात थोड़ा कर लें तो मल्हारराव जी की पुत्रवधू थी। कौन थी पुत्रवधू? मल्हारराव जी के बेटे खांडेराव की पत्नी थी, है ना। अभी 2024 में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है ना। इन्हें लोक माता के नाम से, इनका उपनाम जो है तो लोक माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अहिल्या नगरी है और इनका पूरा शासन क्षेत्र तो इंदौर में रहा था क्योंकि ये यहाँ की पुत्रवधू थी। लेकिन अगर कभी हम बात कर लें कि देवी अहिल्याबाई जी का जन्म कहाँ से हुआ था तो इनका जन्म जो है तो महाराष्ट्र में था। ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है ना। और इन्होंने, देवी अहिल्याबाई जी ने जो मल्हारराव हैं उनकी छतरी बनवाई थी। ठीक है ना। तो छतरी का निर्माण उन्होंने कहाँ करवाया था तो भिंड में। ये भी आप नोट करेंगे, भिंड जिले में इन्होंने इनकी छतरी बनवाई थी। बाकी ये सब और जो शासक हैं वो इन होलकर वंश से ही संबंधित है। हाँ, देवी अहिल्याबाई जी ने एक काम और किया था कि उन्होंने क्या किया था कि जो राजधानी है वह है महेश्वर, खरगोन में स्थानांतरित की थी। ठीक है। चलिए यहाँ भी इतना ही। मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद एवं उनके परिवर्तित नए नामों के युग्म को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ प्राचीन जनपद दिए गए हैं और इधर वर्तमान में जो उनका नाम है उसकी बात की जा रही है। इसके अनुसार ही हमको यहाँ पे कूट मिलाना होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं दर्शाण। दर्शाण किसका पुराना नाम है तो विदिशा का। तो पहला का सी, यहाँ पे पहला का सी हम देखते हैं तो पहले ही हमको ऑप्शन सी में ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। ठीक है। तुंडीगढ़ की बात करें तो तुंडीगढ़ किसका प्राचीन नाम है? दमोह का हो गया है। और अनूप, अनूप क्या है? निमाड़ क्षेत्र यानी खंडवा। और वत्स जो है तो ग्वालियर में है। तो पहला का सी है, दूसरा का डी है, तीसरा का बी है और चौथा का ए है। अगर इसमें से आपको एक भी पता होता है तो आप अपने आंसर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे जब तक मान लीजिए कभी कभी दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती, जल्दीबाजी में ऐसा लगता है कि अरे हमसे तो चारों बन ही नहीं रहा है, तो नहीं, आपसे चार नहीं बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने इतना पढ़ा है तो आपको एक दो क्वेश्चन तो बन ही रहे होंगे। तो जब मिलान वाले आप ऐसे प्रश्नों को देखते हैं ना तो उनमें आप कोशिश किया करिए कि आपको ये 1 से 2 मिलान भी अगर मिल रहे हैं तो सीधे कूट पे जाइए और आप मिलान करिए कि क्या वो ऑप्शन उससे मिल रहा है। और हो सकता है कि वो इकलौता ऐसा आंसर हो जैसा कि इस प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अपने आंसर तक कम समय में जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना।
यहाँ जनपद की बात की जा रही है। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि इतिहास में जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ 16 महाजनपदों की बात की जाती है, और उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो है तो मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में कौन से थे? एक अवंती उज्जैन वाला एरिया, और एक कौन सा है? जेजाग भुक्ती खजुराहो वाला एरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पांड्य वंश का शासन था? उज्जैन, देवास, अनूपपुर उमरिया, बालाघाट छिंदवाड़ा, सतना कटनी। तो कौन सा होगा इसमें से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये अनूपपुर। ठीक है ना, अनूपपुर जो है तो उमरिया वाला क्षेत्र, यहाँ पे पांडव वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्लास जो हम आपको करा रहे हैं तो उस क्लास में और भी चीज़ें हम आपको पूरी तरह से करवा देंगे। जहां आपको ज़्यादा और डाउट लग रहा है या जो आपको डिटेल में जानना है तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको वो चीज़ें भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना। फिलहाल ये हम अपने पहले पेपर को देख रहे हैं कि जो पेपर हमने भी पहला दिया है उसमें से कितने सही हुए आपके, और उससे संबंधित आसपास के जो प्रश्न हैं तो आगे आपको और कौन कौन से प्रश्न देखने को इससे संबंधित मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जितना भी टाइम है बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, और क्या होता है कि जैसे आप एक बार देखा आपने दोबारा और ऐसा लग रहा है कि बनने लगा, लेकिन फिर क्या करेंगे आप? फिर भी आप मान लीजिए व्यस्त हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं। महिलाएं अगर मान लीजिए आप कुछ काम कर रही हैं, घरेलू काम भी कर रहे हैं, या आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक बार फास्ट करके इसको ज़रूर सुनिएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो मान लीजिए इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएंगे तो वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, और आपको ज़्यादा रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो आपको आने लगेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बघेलखंड के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? राम रहस्य त्रयार्थ, आनंद रघुनंदन नाटकम, राम पर्वतम, या कंदर्प चूड़ा मणि। तो ऑप्शन डी कंदर्प चूड़ा मणि जो है तो बघेलखंड के राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीरभद्र देव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वीरभद्र देव के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है? कंदर्प चूड़ा मणि। और ये वीरभद्र देव सिंह जो हैं ये भी जो है तो बघेलखंड से संबंधित हैं, है ना। ठीक है, देखिए आनंद रघुनंदनम नाटक की अगर हम यहीं पे बात करें तो ये नाटक जो है तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है ना। ये आपको याद रखना है, 1700 ईस्वी में यह लिखा गया था। अच्छा, ये कंदर्प चूड़ामणि जो लिखा गया था तो संस्कृत भाषा में था। ठीक है। अच्छा, जैसे हिंदी के पहले नाटक की बात हमने की कि इसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक कहा जाता है, इसके संदर्भ में एक बात और कही जाती है। एक नाटक है नहुस। थोड़ा विवाद है इसमें, इसे भी कभी कभी मतलब जो है तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये हिंदी का पहला नाटक मानते हैं कुछ लोग इसको, और इसको जो लिखा था तो किसने लिखा था? गोपाल चंद्र। तो नहुस नाटक की रचना किसने की थी? गोपाल चंद्र के द्वारा। ठीक है, तो विवादित है, कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से आनंद रघुनंदन नाटक को ही मिलना है। वैसे भी दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर जब किसी कंडीशन में ऐसा हो कि आपसे पूछे कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, और अगर आपको आनंद रघुनंदनम नाटकम ये नहीं मिलता है और नहुस ऑप्शन में देखने को मिलता है तो फिर आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नहीं रहेंगे, दोनों रहेंगे भी तो आपको आनंद रघुनंदनम नाटक को ही ठीक करना है। ठीक है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपी को फांसी कहाँ दी गई थी? त्रिपुरी, शिवपुरी, अंडमान जेल, या फिर ग्वालियर। तो तात्या टोपे जी को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। किसके कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1959 को दी गई थी। ठीक है ना। अच्छा,
इनको धोखा किसने दिया था? तो इन्होंने 1857 की क्रांति के दरमियान जब फिर ये सहायता के लिए ये किसकी शरण में गए थे? मानसिंह, राजा मानसिंह के पास गए। तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके इन्हें धोखे से पकड़वा दिया था, वो भी रात में सोते समय। ठीक है ना? तो इनको धोखा किसने दिया था? इनको धोखा मानसिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1893 में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के नेता कौन थे? बरकतुल्ला खां, हरसिंह गौर, काशी प्रसाद पांडे या फिर अब्दुल अजीज? तो हरसिंह गौर। लाहौर अधिवेशन में 1893 में जो अधिवेशन हुआ, तो 1893 में एक अधिवेशन हुआ, उसका नाम क्या था? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, उसमें जो है तो मध्य प्रदेश की तरफ से कौन शामिल हुए थे? तो डॉक्टर हरसिंह गौर शामिल हुए थे। ठीक है ना? आपको पता होगा कि डॉक्टर हरसिंह गौर के नाम से मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, और पहली यूनिवर्सिटी ये जो स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना 18 जुलाई 1946 में की गई थी। ठीक है ना? और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी को। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, वो आपके काम मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप नॉलेज के लिए रख लीजिए। जैसे आप बात करते हैं ना कि कुछ लोग को नहीं पता होगा कि डॉक्टर हरसिंह गौर, तो आपने कभी सोचा कि डॉक्टर हरसिंह गौर जिनके नाम से पहली यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश में है, तो इनका जो डॉक्टरेट था तो किस विषय से था? तो इनका जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो लॉ सब्जेक्ट था। ठीक है, कानून से, विधि से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। श्री प्रभाकर ढुंडीराज, हाँ ये ठीक है। श्री प्रभाकर ढुंडीराज निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जंगल सत्याग्रह? किससे संबंधित है ये? तो ये जो है तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, प्रभाकर ढुंडीराजन। ठीक है ना? अच्छा, इनका बात करें कि अगर प्रभाकर ढुंडीराजन जो है तो कहाँ से संबंधित थे, तो ये जो है तो सागर से संबंधित थे। ठीक है, बस। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह क्षेत्र क्या था? कालपी, रामगढ़, राघवगढ़ या फिर अजयगढ़? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो विद्रोह क्षेत्र था वह है कालपी था। ठीक है ना? पहले कालपी था, उसके बाद जो है तो झांसी हुआ। और किस विद्रोह की बात की जा रही है? तो 1857 की क्रांति की बात की जा रही है। वह वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी का जो विद्रोह क्षेत्र था 1857 में, तो पहले कालपी हुआ और कालपी के बाद झांसी हुआ। ठीक है, इनका जन्म तो आपको पता होगा। इनका जन्म जो है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में इनका जन्म हुआ था लक्ष्मीबाई जी का। वहीं पे इनकी मृत्यु की बात करें तो 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। और जन्म वाराणसी में। ठीक है, इनकी समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है, ग्वालियर के फूलबाग में इनका समाधि स्थल है। तो 1857 में जो विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इन्होंने कहाँ से किया? कालपी, झांसी और ग्वालियर। तो ये तीनों जगह से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, बाज बहादुर और अकबर के सेनापति आदम खां के बीच 1561 में युद्ध किस स्थल पर हुआ? सारंगपुर, नैखाई, मंदसौर या फिर
तिरला। तो कहाँ पे युद्ध हुआ था? तो सारंगपुर में। सारंगपुर में 1561 में बाज बहादुर एवं अकबर के सेनापति आदम खां के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाज बहादुर जो है तो पराजित हुआ था। ठीक है ना। बाज बहादुर की समाधि स्थल कहाँ है? तो बाज बहादुर की समाधि स्थल जो है तो कहाँ है? वर्तमान जिले में राजगढ़ में। और यहीं पे ही इसकी जो प्रेयसी थी रानी रूपमती, तो रानी रूपमती इसकी भी समाधि स्थल कहाँ पे है? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। दोनों की जो समाधि स्थल है अगल बगल में है। ठीक है, याद रखिएगा, हमने राजगढ़ में बताया है समाधि के बारे में, लेकिन अगर आपसे महल या किले के बारे में पूछा जाए कि बाज बहादुर का किला कहाँ है, बाज बहादुर का महल कहाँ था, तो वो महल आपको धार में मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे राजगढ़ में समाधि की बात हम कर रहे हैं। और कब लड़ाई हुई थी? 1561 में। किसके किसके बीच में हुई थी? आदम खां जो कि अकबर का सेनापति था और बाज बहादुर के बीच। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल कौन थे जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं? तो कौन थे? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है केसी रेड्डी, श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। तो 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें से आपके चारों ऑप्शन सही हैं। श्री केसी रेड्डी जी, श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, ये चारों जो है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जब ये राज्यपाल थे तो किस टाइम पीरियड पे थे, है ना, क्योंकि आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है देखने के लिए प्रश्न को। जब आप कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं ना कि भाई कौन से सन में हुआ या उसके टाइम पीरियड में कौन सी ऐसी चीज़ें हुई। तो जब केसी रेड्डी जी की हम बात करते हैं तो 1965 में केसी रेड्डी जो है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। ठीक है, इसके अलावा और क्रम के रूप में देखें तो तीसरे राज्यपाल थे। ठीक है ना, और 1966 के टाइम पे। इसके अलावा भगवत दयाल शर्मा जी की बात करें तो क्रम के रूप में 9वें राज्यपाल नियुक्त हुए थे और 1980 में जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय श्री भगवत दयाल शर्मा जो है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है ना, इनका क्रम आपको 9वां था। इसके अलावा आपके पास अब कौन है? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। श्री शफी मोहम्मद कुरैशी जी की अगर हम बात करें तो ये क्रम के रूप में 11वें क्रम थे, इनका 11वां क्रम था। 11वें क्रम के ये राज्यपाल नियुक्त हुए थे और 1993 से लेके 1998 तक जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अर्जुन सिंह, श्री मोतीलाल वोरा, श्री सुंदरलाल पटवा या श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अर्जुन सिंह जो है तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहीं राज्यपाल की चर्चा हमने पहले भी प्रश्न में कर ली, तो राज्यपाल इस टाइम पे के.एम. चांडी जी थे। के.एम. चांडी जी थे। ठीक है ना, और ये घटना कब हुई? तो 2-3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा भी हमने कर ली है, तो यहाँ पे पुनः वही सारी बातें नहीं रिपीट करते हुए हम अपने प्रश्न को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद है पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक या फिर पुलिस उप महानिदेशक। तो कौन सा होगा इसमें से? पुलिस महानिदेशक, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो DGP। ठीक है, फोर्टी नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की किस धारा में वध शब्द
वध शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2 के का में, धारा के 2 खा में, धारा के 2 घा में या फिर 2 के अंगा में। तो ये जो वध शब्द की बात की गई है वो 2 के अंगा में कही गई है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया? 2004 में। इसमें संशोधन कब हुआ नवीनतम? तो 2024 में हुआ, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा है असत्य कथन? इसका गठन 1995 को हुआ। यह आयोग अनुसूचित जनजाति सदस्यों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रहरी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा असत्य है? मुझे लगता है इस प्रश्न में थोड़ी सी कमियां हैं, थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है। इसमें असत्य की जगह, क्योंकि असत्य तो ये भी है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि यह राज्य से रिलेटेड है। यहीं पे अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता तो ये बिल्कुल सही होता कि सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मरावी जी हैं, श्री नरेंद्र मरावी जी हैं। तो ये भी गलत है, 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, है ना। यह आयोग अनुसूचित जनजाति सदस्यों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रहरी है, नहीं। तो राज्य आयोग का राज्य आयोग की बात जो है तो वो संविधान से संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जब बात होती तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक संस्था होती, ठीक है ना। इस प्रश्न को बल्कि असत्य की जगह कर ले कि कौन सा सत्य है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में सत्य कथन कौन है? इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि इसका गठन जो हुआ था तो इसका गठन जो है तो 29 जून 1995 को हुआ। हाँ, अब सही है। ये थोड़ा टाइपिंग मिसिंग हो गई होगी, यहाँ पे असत्य नहीं चाहिए। यहाँ पे जब हम सत्य करके देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट बस हमारा सही है, इसके अलावा अदर जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि ये राज्य का है, ये संवैधानिक नहीं है बल्कि कानूनी है। और कोई भी आयोग जिसका गठन विशेष एक्ट या कानून के तहत होता है वह विधिक संस्था कहलाती है, जैसा कि ये है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे इस प्रश्न को जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक मुझे यहाँ पे लग रही थी, तो अब अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में कौन सा ये कथन सत्य है, तो जब हम सत्य में देखते हैं तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो इसके गठन की बात की जा रही है। तो 29 जून 1995 को इसका गठन हुआ था। आप ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि अगर राज्य अनुसूचित जाति के बारे में भी पूछा जाता है कि राज्य अनुसूचित जाति का गठन कब हुआ था, तो राज्य एससी और एसटी दोनों का ही गठन जो है तो 29 जून 1995 को ही किया गया था। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह की विशेषताएं हैं। यह लगभग 4200 मीटर की मोटाई वाली जलज चट्टान है। कैमूर, रीवा एवं भांडेर सीरीज विंध्यन समूह के प्रभाग हैं। इसमें चट्टानें मिलती हैं। सही कथन कौन सा है? केवल 3, 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 2, 3। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल तीनों सही है। विंध्यन शैल समूह की जब हम बात करते हैं तो उसकी मोटाई कितनी है? 4200 मीटर है। एवं कैमूर और भांडेर जो हैं तो विंध्यन समूह का ही भाग हैं और इसमें चट्टानें मिलती हैं। चट्टानें कैसी मिलती हैं? तो इसमें परतदार चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जब विंध्यन शैल समूह से हम बात करें कि
कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो विंध्य जल समूह की नदियों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से काली सिंध, पार्वती, केन, बेतवा, ये नदियां जो है तो विंध्य जल समूह से निकलती हैं। ठीक है। हाँ, अगर विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार कहाँ तक होता है, तो ये विंध्य जल समूह का जो विस्तार होता है तो गुजरात से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये श्रेणी जाती है। ठीक है ना। राज्यों के बारे में अगर कभी आपको देखने को मिले तो आप याद रखेंगे कि इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार राज्य है। ठीक है ना। कुछ श्रेणियां अलग रूप अलग नाम से आपको झारखंड में भी देखने को मिलती हैं, जो कि नागपुर के पठार तक मानी जाती हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिलसिलेवार प्रतापी कगार एवं लंबे भ्रंश निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ताप्ती नदी घाटी, नर्मदा सोन नदी घाटी, चंबल सिंध घाटी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें नर्मदा सोन घाटी। ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी क्या होती है, आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है तो यह है, इसका प्रवाह क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ठीक है ना। अच्छा, उद्गम स्थल दोनों का एक ही जगह से होता है ना, अमरकंटक से उद्गम स्थल एक ही जगह होता है। सोन नदी कहाँ, उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में जाके मिल जाती है और नर्मदा नदी जो है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से कौन सी दशा नहीं रहती है? यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हैं देखते हैं। 1000 मिलीबार समताप रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। हवाएं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। लू का प्रकोप उत्तरी मध्य प्रदेश में रहता है। यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा को मावठा कहते हैं। तो कौन सी नहीं रहती है? तो ये कंडीशन और ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन डी है ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर ये है। क्यों? क्योंकि मावठा जो है तो ग्रीष्मकालीन वर्षा को नहीं कहा जाता है, जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा को मावठा कहते हैं। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा को यूनाला कहते हैं, यूनाला कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, ग्रीष्मकालीन वर्षा को जो है तो हमने क्या पढ़ा, यूनाला कहते हैं, और शीतकालीन वर्षा को मावठा कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो क्या असत्य कथन है? सागौन वन मध्य एवं पूर्वी सतपुड़ा पेटी में पाए जाते हैं। होशंगाबाद के बोरी घाट में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 4.2% वन साल वृक्ष के हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होगा इसमें? तो यहाँ पे आपके जो चारों ऑप्शन हैं उपर्युक्त सभी, ये बिल्कुल सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश के प्रथम इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? जुलाई 2005 में, जुलाई 2015 में, या फिर जुलाई 2006 या जुलाई 2014 में? तो कब किया गया है? जुलाई 2005 में। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। बघेलखंड के पठार की मृदा की विशेषता नहीं है। बघेलखंड क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी क्या विशेषता नहीं है?
लाल पीली मिट्टी, हल्की बलुई, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की अधिकता, या फिर धारवाड़ एवं गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। तो कौन सी सही नहीं है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की जो अधिकता की बात की जा रही है वह विशेषता इस मिट्टी की नहीं है। इसके अलावा बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो हल्की बलुई होती है। इसके साथ साथ यह धारवाड़ एवं गोंडवाना चट्टानों से निर्मित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। मध्य प्रदेश में जो निम्नलिखित परियोजनाओं को उनकी नदियों से सुमेलित करना है। यहाँ पे जो नदियाँ दी गई हैं वो किस परियोजना से और कहाँ से संबंधित है उनको देखने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना? अच्छा, स्टेटमेंट पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलिए हम मिलान करते हैं। पुनासा की बात करें कि जो पुनासा परियोजना है तो कहाँ किस नदी पे निर्मित है? पुनासा परियोजना जो कि खंडवा जिले भी यहाँ मैं लिख दूँ, छूटने नहीं चाहिए, खंडवा पुनासा। तो ये पुनासा जो है तो नदी परियोजना, पुनासा परियोजना जो है तो नर्मदा नदी से संबंधित हो गई। पहला का क्या आया है? डी। अब आप देखिए ये चारों जो लिखे हुए हैं, क्या इसमें पहला का डी कोई है? तो हाँ, जो ऑप्शन डी नंबर है वो पहले ही हमें यहाँ पे दिख गया। ठीक है, फिर भी हम मिला लेते हैं जोड़ी को। भीमगढ़, भीमगढ़ कहाँ है? दूसरा का सी। तो भीमगढ़ जो है तो बेनगंगा नदी पे निर्मित है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिवनी जिले में। भीमगढ़ बांध जो बनाया गया है एक, तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का निर्मित जो है तो मिट्टी के बांधों से बना है। यह एकमात्र बांध है जो मिट्टी से निर्मित है ना? राजघाट परियोजना की बात करते हैं तो राजघाट परियोजना जो है तो बेतवा नदी से रिलेटेड है। और ये राजघाट ये आपका इधर अशोकनगर, गुना, ये वाले क्षेत्र में, अशोकनगर स्पेशली। अच्छा, राजघाट परियोजना जो है तो यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना? और अगला है माचागोरा। माचागोरा किस नदी से संबंधित है? तो पेंच नदी से। ठीक है ना? और माचागोरा बांध जो है तो परियोजना जो है तो ये छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है, छिंदवाड़ा जिले से। ठीक है, यहाँ पे आपने जिले भी देख ली, परियोजनाएं भी देख ली, और किस नदी से संबंधित है उसकी भी बात हमने यहाँ पे कर ली है। अगले दो अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हम देख लेते हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश में वर्ष 1995 में पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जामगोदरानी, कुकरू पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी या कस्तूरबा पहाड़ी? तो जामगोदरानी। और ये जामगोदरानी कहाँ है? देवास जिले से। ठीक है ना? पवन ऊर्जा की बात की जा रही है, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ आपको यहीं पे देखने को मिलती है। और वर्ष भी याद रखिएगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1995 से हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कुकरू पहाड़ी। कुकरू पहाड़ी कहाँ है? तो कुकरू पहाड़ी जो है तो बैतूल जिले में है और ये कॉफी के बागान के लिए जानी जाती है। मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी जो है तो बैतूल जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ से मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है, ये याद रखना है आपको। और आज का हमारा आखिरी और 50वें नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संभाग है, कौन सा है? उज्जैन, शहडोल, नर्मदापुरम या जबलपुर? तो दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो जबलपुर होगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या वाले संभाग की बात की जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग है जो ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे है, तो आपको उस टाइम पे रीवा याद रखना है। पहले स्थान पे कौन सा संभाग है? रीवा है। दूसरा कौन सा है? सागर है। तीसरा कौन सा है? जबलपुर है। जो कि रीवा और सागर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए दिए गए प्रश्नों के हिसाब से जो आपका आंसर होगा तो कौन सा होगा? जबलपुर होगा।
ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले ट्रेंड रहता था कि ज़्यादातर प्रश्नों में पहले के बारे में पूछता था, दूसरा पूछ लेता था। लेकिन अब तो आप देख रहे हैं ना कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो तीसरा जो है, तो तीसरा तक आपको याद करना पड़ा। तो कम से कम आप लोग जब भी याद करिए तो स्टार्टिंग से लेके तीन जिले हो गए, 3 संभाग हो गया, पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, ये चीज़ें आपको याद कर रही हैं, ठीक है ना। अब सर्वाधिक ग्रामीण की बात तो हमने की कि रीवा का है। यहीं पे थोड़ा सा अगर हम बात करें कि सर्वाधिक नगरी की बात कर लें तो फिर कौन सा जिला होगा? सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाला संभाग कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका इंदौर होगा, ठीक है, इंदौर जिला होगा। ठीक है, तो कंप्लीट आज का हमारा जो पहले टेस्ट सीरीज का ये पूरा डिस्कशन था। हमने इन प्रश्नों को देखा और यहाँ पे हमने ज़रूरी बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं। और लगे रहिए, जितना भी टाइम आप लोग को मिला है, अभी बहुत टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और हमारी संस्थान आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है और इम्पॉर्टेंट क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। ये जो हमारी 30 दिनों की टारगेट क्लासेस चल रही हैं, इस क्लास में हम जो ऐसे लोग हैं जिनको अगर दिन में क्लास लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और अगर वो ऑफलाइन तक हमारी क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास हमारी एक जो हमारा नया बैच 30 दिनों का टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कई सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़ चुके हैं। तो उसका टाइम 7 बजे से है। तो आप लोग अगर ऑफलाइन आके क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए, श्री सुंदरम एकेडमी में मिलिए, और आप देखेंगे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंतर मिलेगा, आप निश्चित रूप से। और हमारा टारगेट है हमारा कि हम पेपर फर्स्ट में आपको 45 प्रश्न आपके जो है तो सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए और 1 से 2 बार रिवाइज करिए। स्पीड में पहली बार तो नॉर्मल सुनिए और आप बढ़ा के भी सुन सकते हैं। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताएं और कि कहाँ पे आपको कोई समस्या आ रही है, ठीक है ना। हम वहाँ पे आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले एफएलटी को हम जल्दी इस पर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम एफएलटी और यूनिट जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। ठीक है एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले एफएलटी के साथ, फुल डिस्कशन के साथ। थैंक यू।